बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैटर कोर्ट में पेंडिंग है या होम ऑफिस में, या आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड है या आपका रिफ्यूज़ल आ गया है, तो फिर मेरी एडवाइस होगी कि आप किसी लोकल सोलिसिटर के पास चले जाएं या आप हमसे आके मिलें, ताकि तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या आपकी जो चीज़ें, जो आपका क्लेम है, उसको देखते हुए या रिफ्यूज़ल लेटर को देखते हुए एक बेहतर एडवाइस कर सकें। जो कोविड-19 की वजह से जो काफ़ी सारे लोगों को रिलीफ मिला हुआ था, जिसमें विजिटर थे, स्टूडेंट्स थे या बाकी वो लोग जो लोग ड्यू टू कोविड-19 यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली स्टक हो गए थे, तो गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाई थी कि अप टू द 30th of अगस्त तक वो लोग यहाँ पे रहेंगे, तो उनके इमिग्रेशन पे या फ्यूचर एप्लीकेशन पे इफेक्ट नहीं होगा। अब क्योंकि आज 25 है, बाय द 31st तक ये लास्ट डेडलाइन है। अगर आप यहाँ पे एज ए विजिटर हैं या स्टूडेंट हैं और आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो आपके पास ये सिर्फ 4-5 डेज़ हैं, तो आप अपना जो ट्रैवल है वो अरेंज करें, ताकि बिफोर के आप अनफॉर्चुनेटली ओवरस्टेज इलीगल कंसिडर हों, आप यहाँ से कंट्री को आपका छोड़ना चाहिए। या आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपका जाना या किसी रीज़न से आपके पास जा नहीं सकते, तो आपको यहाँ पे किसी भी कैपेसिटी जिसमें हैं, आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग डेडलाइन, जो रेमेडी की डेडलाइन है वो 30th of अगस्त है, जो उसके बाद यहाँ पे रुकेंगे, उसकी जो भी वो बाद में एक्सक्यूज़ बनाएंगे, वो अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर एप्लीकेशन के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हुआ ये था कि कोविड-19 की वजह से फ़्लाइट्स अफेक्ट हुई थी। इस वजह से गवर्नमेंट ने एक आप प्लस पॉइंट दिया था कि अगर आपको यहाँ पे रहते हुए आप स्टूडेंट थे, विजिटर थे या किसी शॉर्ट लीव के ऊपर हैं, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो भी जाए तो वो एक्सटेंड करते करते 31st of अगस्त तक डेट उन्होंने बढ़ाई थी। लेकिन अब इसके बाद अगस्त के बाद सितंबर का महीना शुरू होगा, तो अनफॉर्चुनेटली जो रेमेडी थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आप समझते कि फिर भी नहीं जा सकते, तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ लीव अप्लाई करना पड़ेगी। वेदर यू आर द विजिटर, स्टूडेंट, और जो भी आप देखें कि क्या उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल करें, अदरवाइज़ अपने ट्रैवल का अरेंज करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट की बात थी। तो लेते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, रियाज गुल साहब बोल रहे हैं? जी भाई, आप लाइव हैं। सवाल क्या आपका? जी सवाल मेरा ये है जी, मैंने आपको EUSS की फैमिली मेंबर मैंने इंडिया से मंगाने अपने पेरेंट्स, तो मेरी वाइफ यूरोपियन है। राइट है जी। तो बात ऐसे है कि मैंने जी आपको ये पूछना कि डॉक्यूमेंट कौन से लगने हैं और इसकी डेडलाइन कौन सी है। ठीक है जी। तो दूसरी बात ये है कि ये पूछना कि मेरी नई नई शादी हुई है, तो मेरे को पहले ही मेरे पास जहाँ पे इंडेफिनेट है, तो मेरे को जो क्या बोलते हैं कि जो यूरोपियन लोगों को करना पड़ता है कि ऑनलाइन कुछ करना पड़ता है ना, तो वो मेरे को चाहिए कि मेरे को जरूरत नहीं है कुछ भी। आपको इंडेफिनेट कैसे मिला मेरे भाई? हाँ जी, आपको इंडेफिनेट किस बेस पे मिला है? वो तो पहले मेरी मैरिज हुई थी यहाँ पे। ओके, ठीक। आपकी कॉल, ओके, आपकी कॉल का थैंक यू। मैं ठीक है, मैं टीवी में सुन लेता हूँ। ठीक है, ठीक 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 ठीक। राइट। देखिए मेरे भाई, मुझे लगता है कि आपके पास दो स्टेटस हैं। नंबर एक ये है कि आपको इंडेफिनेट मिला हुआ है यूके के अंदर, जो कि प्रीवियस मैरिज की बेस पे मिला था। अब आपने यूरोपियन नेशनल के साथ शादी कर ली। अगर तो आपको ये इंडेफिनेट मिला है और वो यूरोपियन डिपेंडेंट की बेस पे नहीं मिला, तो फिर आपको प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जब किसी बंदे को यहाँ पे अगर इंडेफिनेट मिल जाए तो उसका अपना स्टेटस बन जाता है, क्योंकि आपका भी एक इंडिविजुअल स्टेटस है जो कि जिसको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन बोलते हैं। आप क्वालिफाइड हैं कि अगर आप जो भी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए अप्लाई करें, तो आप अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑन द सेम टाइम अब आपकी जो शादी है वो एक यूरोपियन नेशनल से हो गई है।
अब आप कहते हो कि आप अपने वाइफ के बेस पे या अपने दोनों की बेस पे अपने फैमिली को बुलाना चाहते हो, किसी मेंबर को, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या है? पहली बात तो ये है कि जो लोग यूरोपियन नेशनल हैं, अगर वो यूके में रहते हुए अपने तमाम जो यूरोपियन ट्रीटी राइट्स हैं उसको कर रहे हों, उनके पास सफिशेंट फंड्स हों जो कि सोर्स ऑफ इनकम है, और उनके पास सेविंग है, और उसके बाद अकोमोडेशन को अकोमोडेट कर रहे हैं, और उन सबसे टॉप पे ये है कि जिसको आप स्पॉन्सर करने जा रहे होंगे तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये साबित करना इस केस में कि एक यूरोपियन नेशनल यूके में रहते हुए अपने तमाम जो ट्रीटी राइट्स हैं उसको एक्सेस कर रहा है, और नंबर 2 वो किसी नॉन यूरोपियन नेशनल को स्पॉन्सर कर रहा है, और जो नॉन यूरोपियन नेशनल है वो उसके डायरेक्ट फैमिली है या एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर है, वो उस पर फाइनेंशियली एंड फिजिकली डिपेंड करता है। अगर ये 3 चीज़ें साबित होती हैं तो बिल्कुल आप अपने फैमिली के लिए कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने और आपकी वाइफ ने सबसे पहले अपने तमाम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देने हैं कि आप जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपके पास एक वेल अमाउंट ऑफ सेविंग पड़ी है। नंबर 3 ये है कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप क्या है, आपकी वाइफ आपके पेरेंट्स को या आपके बहन भाइयों को स्पॉन्सर कर सकती है अंडर द यूरोपियन लॉ, बट ये साबित करना है कि वो पहले उनको पैसे मतलब स्पॉन्सर कर रही है फाइनेंशियली, और उस फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ वो सर्वाइव करते हैं, और उनका यहाँ पे आना इसलिए ज़रूरी है कि उसके बगैर जब आपकी सपोर्ट नहीं होगी तो वो डेली बेसिस के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप उनको पैसे भेज रहे हैं, आप यहाँ काम कर रहे हैं, बैंक में पैसे हैं, और जो अगर पेरेंट्स आपके हैं और आपके यहाँ आना चाहते हैं तो बिल्कुल वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगा के अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा हो जाएगा। जो 3rd क्वेश्चन था कि क्या आपको केस अप्लाई करना पड़ेगा या नहीं, वो कि आपको जो इंडेफिनिट मिल गया है वो आपके यूरोपियन डिपेंडेंट की बेस पे नहीं मिला। आपने बोला कि पहले मेरी मैरिज विथ सजेस्ट मिला है, तो लिहाजा आपके पास खुद अपना एक इमिग्रेशन स्टेटस है, इसलिए आपको प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट रूट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जस्ट सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, अगर किसी बंदे को यूरोपियन के डिपेंडेंट के तौर पे यहाँ पे सेटलमेंट वीज़ा मिलता है तो फिर ऑफ कोर्स जो कि डेट है दिसंबर की डेडलाइन है, दिसंबर के एंड होने से पहले पहले जो लोग भी यूके के अंदर यूरोपियन या यूरोपियन डिपेंडेंट यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए मस्ट है कि वो अपने आप को प्री सेटलमेंट और सेटलमेंट रूट के अंदर अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करवा लें, ताकि फिर क्योंकि जो नए लॉज आएंगे तो उसके मुताबिक उनको काम करना पड़ेगा। साइन 31 जनवरी 2022 में हुआ था, लेकिन 1 साल का टाइम मिला था कि 1 साल के अंदर अंदर वो तमाम यूरोपियन नेशनल या उनके डिपेंडेंट या उनकी फैमिली जो यूके में रह रहे हैं अंडर द वीज़ा, तो उनको चाहिए कि वो अपने आप को यहाँ पे प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट रूट में ले जाएं, और उसके बाद फिर जो नया लॉज आएंगे उसके मुताबिक हर बंदे को वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि आपके केस में ये अप्लाई नहीं होता। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या मेरे भाई? आप गुल भाई, मैं अली बात कर रहा हूँ लंदन से। जी फरमाइए सर। मैंने तारिक भाई को भी थैंक्स कहा था और कमरान भाई को भी थैंक्स कहा था, आपका थैंक्स रह गया था। मैंने कहा मैं थोड़ा बिजी हो गया था, तो आज मैं आपको थैंक्स कह रहा हूँ कि गुल भाई, मैंने आप लोगों की एडवाइस पे लास्ट मंथ 16 जुलाई को मैंने ILR की एप्लीकेशन की थी, और माशाल्लाह विद इन 13 डेज को मेरे अप्रूव की गई मेरे पास, और माशाल्लाह ILR कार्ड भी आ गया। आपको मुबारक हो से सर। आपको ही मुबारक। मुझे आपका थैंक्स कहना था कि आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, और विनस टीवी का भी थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए ऑनर होता है कि ये सबसे ज़्यादा जो थैंकफुल है मैं विनस टीवी की ऑर्गेनाइज़र, उनके मैनेजमेंट, क्योंकि ये जो आई थिंक जो प्रोग्राम है इसका जो इंटायरली एंड प्योरली जो मकसद है वो हमारी कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन है, और इसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। आपने कॉल किया, एक्नॉलेज किया, आई एम रियली मच अप्रिशिएट। तो लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए सर। हेलो सर, मेरी वो वाइफ की पे है ना 17,500 है, तो मैं कितने में केस लगा सकता हूँ? कितनी पे होनी चाहिए? आपकी वाइफ का, आपकी पे 17,600 है या आपकी वाइफ की? मेरी वाइफ की। और वीज़ा किसने अप्लाई करना है? जैसे वो लगाते नहीं है। ओके, उसकी नेशनलिटी क्या है मेरे भाई?
हाँ जी, वो इधर की है ब्रिटिश। और आपने वीज़ा अप्लाई करना उसके डिपेंडेंट? हाँ जी। आपके पास वीज़ा कौन सा है मेरे भाई? मेरे पास तो कोई नहीं है अभी तक। ठीक ठीक, ओके। और कब से है इस कंट्री में आप? हाँ जी, आप इस कंट्री में कब से हैं मेरे भाई? मेरे को 10 साल हो गए। आपने शादी रजिस्टर करवा ली है? जी हाँ, शादी अभी कराऊंगा फिर। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। आप टीवी पे आंसर सुने मेरा भाई। अच्छा, मुझे लगता है जो दोस्त हैं जिन्होंने कॉल किया, इनका शायद अनफॉर्चुनेटली बस स्टेटस नहीं है, किसी वीज़े पे आए, ओवरस्टे हो गए, या जैसे भी इनको रहते हुए 8-10 साल हो गए हैं, अब शादी करना चाह रहे हैं। ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है। होता क्या कि इमिग्रेशन लॉज यूके में अंदर, यूके के अंदर जो लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं उनको किसी न किसी कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। अब जैसे Tier 1 था, Tier 2, Tier 4 है, उसके बाद 5 आ गया, या फिर आपको FLRM के ऊपर जो स्पाउस वीज़ा आते हैं, या रिफ्यूजी स्टेटस, या ह्यूमन राइट्स FLRF भी आती है। अब देखें मेरे भाई, बड़ी अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि जो लोग यूके में रह रहे हों या जिनका स्पाउस ब्रिटिश नेशनल हो और वो उसके ऊपर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हों, तो उसकी सबसे जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि आप यूके में लीगल होने चाहिए, और जो आपका लीगल स्टेटस है इट शुड बी स्विचेबल फ्रॉम दैट स्टेटस टू द स्पाउस वीज़ा। इसकी मिसाल देता हूँ कि अगर कोई शख्स यहाँ पे एज ए विजिटर रह रहा है और उसके पास लीगल स्टेटस है यहाँ यूके में रहने का, लेकिन एज ए विजिटर आपको ऑथोराइज नहीं है कि आप स्विच करें फ्रॉम विजिटर टू द स्पाउस वीज़ा और द डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश नेशनल, या जिसमें पास इंडेफिनेट हो। लेकिन और उसके अलावा अपने बाकी जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं या रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी, कि आपकी इनकम होनी चाहिए। इनकम 18,600 रिक्वायर्ड है। जो एप्लीकेंट है उसके पास इंग्लिश सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि A2 है। उसके बाद आपके पास एकोमोडेशन होनी चाहिए, आपकी शादी रजिस्टर होनी चाहिए। ये तमाम सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन मेन जो बेसिक प्रिंसिपल है अंडर द इमिग्रेशन रूल्स आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप यहाँ पे लीगल हो। हाँ, कुछ केसेस में अंडर द इमिग्रेशन नहीं आएगा, ह्यूमन राइट्स हो सकता है कि लेट्स से इन सम सर्कमस्टेंस देखा गया कि कोई रिलेशनशिप है लेकिन वीज़ा नहीं है, लेकिन उनके मिसेज है वो एक्सपेक्टेड है बेबी, या बेबी हो गया, तो क्या होता है कि होम ऑफिस बच्चे के जो इंटरेस्ट है उसको प्राइमरी कंसिडर करते हुए आपको अंडर द ह्यूमन राइट्स 10 ईयर्स रूट के ऊपर वीज़ा दे सकता है। लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। नंबर 1 कि आपका रिलेशनशिप कब से है, या आपका बेबी हुआ है तो आप बायोलॉजिकल फादर हैं उसके, और आपका एक्सपेक्टेड बेबी है तो उसके प्री बर्थ और पोस्ट बर्थ जो तमाम एविडेंस कि आप उसके साथ मिडवाइफ को मिलते रहे हो, आप डॉक्टर के पास जाते रहे हो, डॉक्टर से लेटर आपके रेफरेंस में आना चाहिए, मिडवाइफ से आना चाहिए, अगर आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं तो वो साथ होनी चाहिए। आपने ये साबित करना है कि यू आर द बायोलॉजिकल फादर ऑफ द चाइल्ड। अगर मैं वापस जाता हूँ तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चे की लाइफ पे इफेक्ट होगा, लिहाजा विद इन अ कंट्री मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाए। 2 के मैं इमिग्रेशन रूल्स में क्वालिफाइड नहीं करता, लेकिन मेरी एप्लीकेशन को अंडर द ह्यूमन राइट्स कंसिडर किया जाए। अगर होम ऑफिस आपके इसको पॉजिटिव देखता है तो आपको 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा अंडर द FLR-FP एप्लीकेशंस ह्यूमन राइट्स के तौर पे, और 10 साल के बाद आप क्वालिफाइड करोगे कि आप इंडेफिनिट अप्लाई कर सकें। अब इसलिए ये कहना कि आप स्टेटस नहीं है क्या पैसे लगेंगे, आप देखना है कि क्या आपका केस इसमें फॉल करता कि नहीं करता, क्या आप अंडर द इमिग्रेशन रूल्स अप्लाई करोगे या अंडर द ह्यूमन राइट्स अप्लाई करोगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम ऑफ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे वीजा मिला है फैमिली की बेस पे, राइट। 2.5 का। मुझे ये पूछना था कि अगर मुझे अप्लाई करना है होम ऑफिस में एक्सटेंशन के लिए, तो वो कौन सा फॉर्म है जो क्योंकि मैं काम नहीं कर रही हूँ जिससे मेरी होम ऑफिस की फीस माफ हो जाए, तो वो कौन सा फॉर्म है जो मुझे अप्लाई करना होगा, और क्या मेरी फीस माफ हो सकती है या नहीं? आप क्योंकि मैं काम नहीं कर रही हूँ और सिचुएशन आपको पता है कि
क्या है इस वक्त, मतलब जॉब? मैडम आपको स्पाउस वीजा मिला है? नहीं, फैमिली बेस, बच्चों के बेस पे, बच्चों 2.5 बच्चों के बेस एक्सटेंशन। ओके। जी ओके, मैं फोन बंद करती हूँ। आपके पास पब्लिक फंड अलाउ है कि नहीं? जी, पब्लिक फंड अलाउ है मुझे। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। और प्लस वो कंटिन्यू कर सकती हूँ मैं, पब्लिक फंड अपने कैरी ऑन कर सकती हूँ? ठीक, आपकी आप टीवी पे मैं आंसर सुन सकती हैं। जी अच्छा। देखिए, आपने मुझे बताया कि अपने बच्चों की बेस पे या फैमिली की बेस पे आपको 2.5 साल का वीज़ा मिला। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10 साल के रूट पे 2.5 साल की फर्स्ट वीज़ा मिल गया है। अब आपने एक्सटेंशन अप्लाई करनी है। इस केस में 2 सिनेरियो होते हैं। नंबर 1 तो ये आता है कि कुछ लोगों को वीज़ा मिल जाता है, उनको पब्लिक फ़ंड अलाउ नहीं होते, और हमेशा ये होते थे कि नहीं आते थे किसी को भी। लेकिन अब कोविड-19 की वजह से, जो कि स्पेशल मार्च से स्टार्ट हुआ, फिर अप्रैल में ऑनलाइन हो गया 21 अप्रैल से, अब काफ़ी लोगों को उन्होंने, जिनको पब्लिक फ़ंड अलाउ नहीं थे, गवर्नमेंट ने काफ़ी इसको पॉजिटिवली देते हुए, कंसिडर करते हुए, बहुत सारे लोगों को जो है पब्लिक फ़ंड अलाउ कर दी गए हैं। अब यूँ समझ लें कि मेरे ख्याल जो मैंने लास्ट रिपोर्ट बताई थी प्रोग्राम के अंदर कि नॉर्मली 3 महीनों में 4 से 5 एप्लीकेशन जाती थी, लेकिन 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, जो सेकंड क्वार्टर ऑफ द 2020 था, उन 3 महीनों में तकरीबन 5,665 एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं। और उनमें से जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई हैं, उनमें 89% एप्लीकेशन 30 डेज़ के अंदर कंसिडर हुई और उनको वीज़ा उन्होंने ग्रांट करे कि पब्लिक फ़ंड ले सकते हैं। पहली बात तो ये चेक करेंगे क्या आपके कार्ड पे या जो उसके साथ लेटर आया था होम ऑफिस का, उस पर लिखा हुआ कि आपको पब्लिक फ़ंड अलाउ है। अगर तो पब्लिक फ़ंड अलाउ है तो बिल्कुल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट विल गो टू द काउंसिल, आप जो इनकम को मल्टीप्लाई करते हैं या प्लस माइनस करते हैं, काउंसिल को जाके बता दें कि ये मेरी इनकम है, ये मेरे खर्चे हैं और मुझे पब्लिक फ़ंड अलाउ है, मुझे अलाउ किए जाएँ। अगर आपको पब्लिक फंड अलाउ नहीं है तो फिर आपको चेंज ऑफ द सर्कमस्टांसेस अलाउड टू द पब्लिक फंड की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है और आपको होम ऑफिस से एक परमिशन लेनी पड़ेगी कि दो कि मेरे पास डिस्कशन लीव है, मुझे पब्लिक फंड अलाउ नहीं है, मैं फाइनेंशियली तौर पे बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, तो मुझे ये अलाउ किए जाएं। और आपको नया कार्ड और एक लेटर आएगा, उस पर पब्लिक फंड अलाउ होंगे ऑन सब्जेक्ट टू योर सर्कमस्टांसेस, और फिर आप जाके काउंसिल में अपने बेनिफिट अप्लाई कर सकती है। सेकंड जो सवाल आपका था कि अगर आपको पब्लिक फंड अलाउ भी हैं तो क्या आपकी एप्लीकेशन ड्यू है तो आप क्या फ़ीस माफ़ करवा सकती हैं? यस। अगर आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांस ऐसे हैं कि आपके पास पैसे नहीं, तो ऑफ कोर्स आप अपने वीज़ा एक्सपायर होने से 3 मंथ पहले एप्लीकेशन करेंगे वेवर द फी ऑफ एप्लीकेशंस, ताकि आपको फ़ीस से एग्जेम्पशन मिल सके। उसको फ़ी वेवर एप्लीकेशन कहते हैं। वो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है। आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगानी होगी और ये साथ डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा या इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आपके फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं हैं और आप इसकी फ़ीस पे नहीं कर सकते। तो वो एप्लीकेशन 3 महीने पहले इसलिए करनी होगी कि इसका जो प्रोसेस टाइम है वो तकरीबन 8 वीक है। और जब आपकी एप्लीकेशन ग्रांट हो जाएगी तो आपको एक कोड आएगा और वो कोड ओनली 10 डेज़ के लिए वैलिड होता है। इसलिए अगर आप 3 महीने पहले करेंगे, 8 वीक में डिसीजन आएगा, 10 डे के लिए वो कोड जो है वो आपका वैलिड होगा और 28 डेज पहले आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो एवरीथिंग इन प्रोसेस वेरी इन टाइम या बाय द लाइन ऑफ द टाइम्स वो काम चलेगा तो ठीक रहेगा आपके लिए। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, बिल्कुल आप फ़ी वेवर की एप्लीकेशन कर दें और उसके बाद आप अपनी मेन एप्लीकेशन कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि आपको फ़ी वेवर एप्लीकेशन आपकी ग्रांट होती है। अगर अल्लाह ना करे कोई आपको कोई इशू बनता है तो आप उस वक्त तक लीगल कंसिडर करेंगे जब तक वो फीस वेवर एप्लीकेशन कंसिडर हो रही है। तो आप देख लें, अगर वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो बिल्कुल आपके पास राइट है, अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी गुल भाई बात कर रहे हैं? जी मैडम, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका? जी एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मैंने अपनी नीस को पाकिस्तान से अडॉप्ट किया हुआ है। राइट। और जी उसकी अम्मी जो है उन्होंने और शादी कर ली है और उसका अब्बू फोत हो चुका है और वो अपनी नानी के पास रहती है, यानी कि मेरी अम्मी के पास। राइट। उसका खर्चा मैं कर रही हूँ
ठीक है, इधर से मैं और मेरे हस्बैंड भेज रहे हैं, मैं जॉब करती हूँ। एक सवाल ठीक का है। आंसर कर दें कि आपने अडॉप्शन का मतलब क्या, आपने अडॉप्शन सर्टिफिकेट लिया है गवर्नमेंट से, क्या किया आपने? मैंने जाके अदालत में से अडॉप्ट करके थी मैं उसको, और बचपन से मैंने ली हुई थी, लेकिन 2 साल हो गए हैं मैंने उसको लीगली अडॉप्ट किया है। अब उसकी एज क्या है? पाकिस्तान से। ठीक है, अब मैं उसको इधर बुलाना चाह रही थी। प्लीज मुझे ये बताएं, कुछ लोग कहते हैं हो जाएगा, कुछ कहते हैं बड़ा मुश्किल है। ठीक, मुझे ये, मैं आपका फोन प्रोग्राम देख रही थी और मुझे काफी अंडरस्टैंडिंग हो रही थी आपकी बात से, और मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि प्लीज अगर कुछ हो सकता है तो ठीक है, आप वरना टीवी पे मैं सुने, पैसे भी टीवी ना पे वेस्ट करूँ और बच्ची की अपना एज क्या टाइम भी ना है? जाया बच्ची की करूँ। एज क्या है जी? जी, उसकी एज 12 साल है। ओके, नो प्रॉब्लम बहन। अभी आप ने कॉल किया, देखिए 2 चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं इसके अंदर। जब आप अडॉप्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले जब आप अडॉप्ट करते हैं तो 2 वे हैं उसको अडॉप्शन के। नंबर 1 ये है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करना है यूके के अंदर, आपकी असेसमेंट होगी, आपके हस्बैंड की असेसमेंट होगी, आपके फाइनेंशियल मैटर देखे जाएंगे, आपके फिजिकल मैटर देखा जाएगा, क्या आप एक सूटेबल पेरेंट्स हो टू अडॉप्ट द चाइल्ड, ये देखा जाएगा। इसके नॉर्मल 8 to 7 to 8 सेशन होते हैं, आपके होंगे 7 to 8 आपके हस्बैंड के होंगे, और फिर आपके जो 4 हैं वो आपके जॉइंट होंगे। ये ऑलमोस्ट 10 to 12 सेशन होंगे विद जो डिपार्टमेंट है काउंसिल का, वो आपके साथ अलाइज होके आपको असेस करेगा कि क्या वेदर यू आर सूटेबल पेरेंट्स टू अडॉप्ट द चाइल्ड और नॉट। ये तो पहला एक स्टेप है। जब वो एक सर्टिफिकेट आपको एलोकेट करेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि आपने किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है। अब आप कहते हो कि मैंने पहले अडॉप्ट किया था, लेकिन अगेन प्रोसेस वही होगा। सबसे पहले आपकी सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट इज मस्ट है कि आपको यहाँ से मिले, ठीक। या सेकंड ऑप्शन ये थी जो कब लेट हो गई कि जब बच्चा पैदा हो उसी वक्त आप उसके साथ 2 साल गुजारें, अगर फॉरेन में हो तो उस जो लोकल कोर्ट है वहाँ से आप सर्टिफिकेट लें और फिर अप्लाई करें। ये एक सेकंड ऑप्शन एनीवे वो अब अवेलेबल नहीं है। जब आपको जो पहली बात कर रहा था कि जब आपको एक सूटेबल पेरेंट्स वाला सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके बाद आपने अपने जो इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहेंगे उसका वीज़ा अप्लाई करेंगे। ये नहीं है कि आप बोलो कि मेरा रिलेटिव है, मेरा फैमिली है तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे भी बात कर रहे थे कि वीनस टीवी का शुक्रिया कि ये एक प्रोग्राम किया हुआ है सिर्फ चैटी के लिए ताकि जनरल डिस्कशन हो, क्योंकि केस आपका कॉम्प्लिकेटेड है। माई एडवाइस कि आप किसी भी वकील को जाके मिलें, हमसे मिलना चाहें मोर देन वेलकम। लॉ सोसाइटी से या सोशल मीडिया से आप हमें पहले भी दोस्त लाइक करते हैं, आप भी करते हैं, थैंक यू। लेकिन आप सर्च करना चाहें या लॉ सोसाइटी इज़ बेस्ट ऑप्शन कि आप वहाँ से हमें फाइंड कर लें, बैठ के डिस्कस करें और ताकि एक प्रॉपर आपको एडवाइस मिल सके। बाकी जनरल जो मैंने बता दिया आपको जो ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम, फरमाइए जी। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। पहले तो मैं ये बताऊं, बहुत नॉलेज मिलती है हम सब देखने वालों को, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, आपने पसंद किया जी। तो मेरे आपसे 2 क्वेश्चन हैं। Please. एक तो मेरे भाई के लिए है कि वो यहाँ पर आना चाहते हैं, वहाँ पर उनकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, और अभी लॉकडाउन की वजह से वो जॉब ही नहीं थी, तो वो 1 साल नहीं, सॉरी, थोड़े महीनों से मैं सवाल पूछता हूँ मैडम, मुझे 2 सवालों के जवाब दें। उसकी क्वालिफिकेशन क्या? वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो मार्केटिंग का काम कर सकता है। मैट्रिक कह लें आप उसको, लेकिन वो मार्केटिंग का काम शुरू से करता है, तो वो ही कर रहा है अभी भी। रहते कहाँ पे हैं वो? तो एक लाहौर में रहते हैं और शादी नहीं हुई उनकी, और 1 लाख रुपए तनख्वाह है उनकी, और कोई ऐसी टाइज भी नहीं है वहाँ पे उनकी। एज क्या है मैडम? लेकिन जी, एज क्या है उनकी? एज उनकी होगी 37 के करीब। ओके, सवाल समझ गया। और दूसरा सवाल क्या आपका जी? मैडम सेकंड क्वेश्चन क्या आपका? ओके, मैल आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। आपके कॉल का शुक्रिया। देखें, जो मैं आपसे 2 सवाल पूछे थे, आपने बोला उसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आपकी सैलरी की बेस पे आप यूके में नहीं आते। जब आप कहते हो कि मैंने देखें, यूके में आने के लिए
कुछ डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कुछ डिफरेंट रूट्स हैं। आप ये अंडरस्टैंड करना सबसे पहले कि किस कैटेगरी में आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस या आपका नॉलेज किस में आप फॉल करते हो। लाख रुपया सैलरी ऑफ कोर्स मैटर करता है, लेकिन ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम में या अप्लाई करने में ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता। अगर कोई शख्स यूके में आना चाहता है सेटलमेंट रूट के ऊपर, तो उनके पास लेट्स से मेजरली 4-5 रूट्स हैं। नंबर 1 जो आपके लिए सूट करेगा, जो आपके भाई चाह रहे हैं कि वो शायद वर्क परमिट पे यहाँ पे आना चाहते हैं। वर्क परमिट की सबसे जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि एटलीस्ट आपके पास यूके की ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट आपकी डिग्री हो, या आपने मास्टर किया हो, और या फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास ये जाती है कि आपका को मैनेजरियल लेवल का 5 इयर्स का किसी अच्छी कंपनी में एक्सपीरियंस हो। अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर आपने पहले जॉब अप्लाई करनी है। यूके की कंपनी आपके भाई को स्पॉन्सर लाइसेंस देगी, लेकिन स्पॉन्सर लाइसेंस देने से पहले कंपनी के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होना चाहिए, और वो कंपनी यूके के साथ फॉर द स्पॉन्सरशिप के लिए रजिस्टर होनी चाहिए। अगर वो कंपनी रजिस्टर होगी, वो ऑथोराइज होगी कि वो Tier 2 का आपको कोर्स लेटर निकाल सके, वो आपको वर्क परमिट देंगे, तब आपके भाई वहाँ से अप्लाई करेंगे। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे लगता है कि जो आप हालात बता रहे हैं इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस। अच्छा, अब सेकंड ऑप्शन आती है कि आप क्योंकि 37 हैं, ऑफ कोर्स आपने बताया सिंगल हैं, लेकिन क्या सवाल ये है कि उन्होंने सैलरी ठीक है, लेकिन क्वालिफिकेशन या उनकी जॉब देखनी पड़ेगी कि किस लेवल की जॉब को कर रहे हैं। तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि आपके भाई को बोले कि पहले किसी कंपनी से रब्ता करें, Tier 2 के लिए अप्लाई करें, अपना CV बना के सबमिट करें। अगर कंपनी ऑफर देती है तो फिर देखा जाएगा, लेकिन उनको IELTS एग्जाम पास करना पड़ेगा, जो कि मैनेजर लेवल के लिए मेरा ख्याल 6.5 रिक्वायर्ड है। क्या वो ये पास कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेट नहीं कर सकते। तो फिर आता है कि आप शॉर्ट वर्क वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, अब ये देखें पहले कि वो कहाँ सूट करते हैं। आइडियली अगेन गो टू द लोकल सॉलिसिटर, या हमसे रब्ता करना चाहें करें, डॉक्यूमेंट्स लेके किसी को जाके दिखाएं, ताकि कोई पॉसिबल आपको पॉजिटिव एडवाइस हो सके कि क्योंकि वेरी ऑनेस्टली हम हैप्पी हैं कि आपको एडवाइस करें, लेकिन मुझे समझ थोड़ा सा मैं बड़ा चूजी हो रहा हूँ लफ्ज़ों में कि क्या एडवाइस करें इस पोजीशन में जब हमारे पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इसलिए रिक्वेस्ट गो टू द सॉलिसिटर ताकि आपको एडवाइस हो। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल, जी फरमाइए। हेलो 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 जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रियाज साहब, मैं जुनेद बात कर रहा हूँ। मेरे 2 क्वेश्चन आप जी प्लीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अपॉइंटमेंट से बताओ। मैंने जी ये जो अभी आजकल प्रॉब्लम बना है, क्योंकि मैंने 18 अगस्त को FL और FP की एक्सटेंशन की एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी डिपेंडेंट के साथ। तो वो एप्लीकेशन सबमिट हो गई। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो एंड पे आपको ऑप्शन देता है कि आप अकाउंट क्रिएट करें यूके वी कैसे, तो फिर वो सवाल क्या, मुझे समझ आ गई सवाल क्या आपका। लेकिन राइट नाउ ऐसा कोई ऑप्शन आ नहीं रहा। वो सिर्फ यही आ रहा है कि अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है और सर्विस सेंटर क्लोज है। ठीक, सेकंड तो सवाल मैंने कांटेक्ट किया यूके वी कैश से, तो सिस्टम में इंफॉर्मेशन डाली, मैंने एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिया। वो कहते हैं हम फाइंड नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका अकाउंट नहीं है, आप होम ऑफिस से कांटेक्ट करें। तो मैंने होम ऑफिस को ईमेल ड्रॉप की, सेंटर रिप्लाई है सेंटर क्लोज है। तो मुझे समझ नहीं आ रही 12 को वीजा एक्सपायर हो जाएगा। तो यानी इन केस अगर मेरा वो अकाउंट क्रिएट नहीं होता और अपॉइंटमेंट बुक नहीं करती तो क्या मैं ओवरस्टे हो जाऊंगा? सेकंड सवाल क्या आपका जी? सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमें ऑलरेडी अलाउड है पब्लिक फंड्स, इसलिए हम यूनिवर्सल क्रेडिट हम ले रहे हैं। तो जब तक हमारी एप्लीकेशन पेंडिंग है, ये जो प्रोसेस चल रहा है, तो उस दौरान क्या हमें मिलते रहेंगे या वो सपोर्ट बंद? थैंक यू, आपकी कॉल का शुक्रिया। आपकी कॉल का शुक्रिया मेरे भाई, आप सुने टीवी पे। पहली बात, आपको पब्लिक फंड अलाउ हैं, आपने एक्सटेंशन अप्लाई कर दी, बिल्कुल आपके पास राइट है। जब तक कोई फर्दर डिसीजन नहीं आता आप बेनिफिट ले सकते हैं। आपको डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी वाले बिल्कुल स्टॉप नहीं करेंगे, आपका राइट है, जो आपको मिला हुआ वो कैरी ऑन रहेगा।
नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, आपने कहा कि बुक ये देखिए ये सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आपने एप्लीकेशन के बाद जो आपने बोला सिमिलरली कुछ हमारे से भी प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आप वरी नहीं करें, आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट हो गई है। अब आपके पैसे उन्होंने आपसे विड्रॉ कर लिए हैं। अब सिर्फ मैटर ये है कि क्या आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है ऑनलाइन जाके या नहीं मिलती। अगर आपको 10 तक नहीं भी मिलती तब भी आप लीगल कंसिडर होंगे, क्योंकि आपने ऑनलाइन सबमिशन कर दी, फीस पेड कर दी, और अब आपके पास राइट क्या है, या तो बाय ईमेल रब्ता रखें या उसे फ़ोन पे करें। सम टाइम वो अकाउंट में प्रॉब्लम आता है कि अगर आपने सेम अकाउंट पहले लास्ट एक्सटेंशन में अप्लाई किया था और वो यूज़ किया था, तो सम टाइम आपकी ईमेल जो है जंक में जा सकती है। या कुछ भी ना हो तो आप उनसे फ़ोन पे रब्ते में रहें, वो आपको मैनुअली सेट कर देंगे कि डेट आपकी ये बुक हो गई है, आप वहाँ जाके अपने कागज जमा कराएं, बट आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आप लाइव हैं मेरे भाई। सवाल क्या आपका? सर सवाल मेरा ये है कि आज से कोई 7-8 महीने पहले मेरी वाइफ पाकिस्तान से तो वीजे पे आई है, मैं ब्रिटिश हूँ, राइट, और 2-3 महीने हुए हैं मेरी जॉब फिनिश हुई है और मैं इस वक्त बेनिफिट ले रहा हूँ। तो क्या आगे मैं जब वाइफ के लिए अप्लाई करूंगा एक्सटेंशन के लिए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मेरे भाई थैंक यू। देखिए ये इमिग्रेशन लॉ तो ये कहता है कि जब आप यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल हैं, अपने स्पाउस को बुलाते हो, तो आपने ये अंडरटेकिंग दी थी या आपने प्लेज किया था, डिक्लेरेशन दिया था कि मेरे पास सफिशेंट सोर्स ऑफ इनकम है, मैं विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड अपने आप को और अपनी वाइफ को मेंटेन एंड अकोमोडेट कर सकता हूँ। ये एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल था। अब अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड-19 या कोरोना वायरस की वजह से हालात डिफरेंट हो गए, जॉब नहीं है, इसके अलावा कोई गुजारा नहीं, बेनिफिट दे रहे हो। लेकिन सवाल ये आता है कि जब आपने एक्सटेंशन अप्लाई करनी है तो आपने ये फिर साबित करना है कि आपकी और आपकी मिसेस की दोनों की इनकम जो है वो 18,600 से ज़्यादा है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक आपके बेनिफिट स्टॉप हो जाएंगे और उस वक्त आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। लेकिन अगर ये होता है कि आप कहते हो कि नहीं जी मेरे तो 2 साल 2.5 साल कभी भी हालात अच्छे नहीं हो सके, तो फिर वो शायद पॉसिबल है कि आपकी इनकम अगर पूरी नहीं होगी तो वो आपको 5 साल वाले रूट से निकाल के 10 साल वाले रूट में डाल देंगे कि जो बेसिक 4 रिक्वायरमेंट थी कि आपकी इनकम हो, इंग्लिश हो, रिलेशनशिप हो और अकोमोडेशन हो, उनमें आपकी इनकम पूरी नहीं हो रही, तो वो आपको 5 साल से रूट से निकाल के 10 साल रूट में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉलर। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए सर। मैंने बात करनी है ना वो मेरे भाई आप लाइव हैं, रियाजुल बात कर रहा हूँ, फरमाइए सवाल क्या आपका? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं सुरजीत सिंह बोल रहा हूँ। मैं ना बच्चों का ब्रिटिश सर्टिफिकेट अप्लाई पासपोर्ट था। आपने क्या किया सर? मैंने ना दोनों बच्चों का ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई किया था। तो छोटे बेटे का तो 3 वीक के बाद में पासपोर्ट आ गया था, अभी बड़े बेटे का नहीं आया। अभी मैंने 12 किया था। चलो मेरे भाई थैंक यू, अप्लाई कर दिया, वेट करें, इसमें टाइमिंग कोई इशू नहीं कि एक का आ गया सेकंड का नहीं आया, लेकिन नॉर्मली ये पासपोर्ट में 2-3 से 4 वीक लगते हैं, आप वेट कर लें। या इसमें अनफॉर्चुनेटली कोई कमेंट्स नहीं कर सकता कि सम डिले भी हो सकता है, लेकिन आप जस्ट कीप इन टच विद द डिपार्टमेंट, कोई लेटर आएगा बता देंगे, बट टाइमिंग में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए सर। हाँ जी सर। सर आप लाइव हैं, सवाल पूछें, काफ़ी लोग क्यों पे हैं, मैं जरा जल्दी सवाल ले लूँ प्लीज़। सवाल क्या आपका? हेलो सर। सर टीवी बंद करें, फ़ोन पे आप बात करें ताकि मैं और कॉल ले लूँ, काफ़ी लोग क्यों पे हैं प्लीज़। हेलो। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जब कॉल आपकी मिल जाए टीवी पे बात ना करें, मोबाइल पे करें। काफ़ी लोग क्यू में हैं, तो मैं चाहता हूं कि काफ़ी लोगों की जितनी ज़्यादा कॉल ले सकता हूँ लेने की कोशिश करूँगा। जी जी फरमाइए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैंने पूछना था कि मैंने शादी की है पाकिस्तान से, 2 साल हो गए हैं, तो मैं अपने हस्बैंड को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन पे मेरे पास है, तो मैं उन्हें क्या बुला सकती हूँ? बिल्कुल, आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, आपके पास राइट है।
अगर आप अपने शादी कर ली, आप अगर तमाम जो रिक्वायरमेंट से पूरी कर रहे हैं कि आपकी इनकम 18,600 होनी चाहिए, आप 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और पे स्लिप लगाएंगे, आपके पास अकोमोडेशन है उसका प्रूफ देंगे, आपके साथ शादी जो निकाह है वो साथ लगाएंगे विद इंग्लिश ट्रांसलेशन और नादरा। एंड फोर्थ के जो आपके हस्बैंड हैं उन्होंने आइल्स एग्ज़ाम पास करना है A1 और साथ TB टेस्ट करते हुए वो वहाँ से यहाँ से अप्लाई होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी और तमाम फ़ीस वगैरह यहाँ से जमा हो जाएगी, अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। जितने भी ब्रिटिश हाई कमीशन के ऑफिस हैं इन विद इन UK एंड आउट ऑफ द UK ऑलमोस्ट अब वो फंक्शनल में आ गए हैं। तो इसलिए आपके पास राइट है, अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं तो बिल्कुल आप अपने हस्बैंड को यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, लगता है टीवी पे दोस्त जो है मैडम या साहब कर रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी मैंने 2 साल पहले अपने भाई के लिए वीज़े के लिए अप्लाई किया था, रेजिडेंट वीज़े के लिए। राइट। मेरा भाई है वो डाउन सिंड्रोम, ही सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, तो उनको वीज़ा मिल गया था। राइट। इंडेफिनिट जो है। लेकिन उसके जब अप्लाई किया था तो उसमें कंडीशन थी कि हम 5 साल के लिए उसके जो पब्लिक फंड्स के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, तो जो कि मैं नहीं कर रहा। तो मैंने ये आपसे एडवाइस लेनी है कि क्या ये राइट स्टेप है या कि मैं अभी कर सकता हूँ क्योंकि इसको इंडेफिनिट स्टे तो किया है। देखिए प्रिंसिपली तो ये था कि जो 5 साल का वीज़ा मिलता था तो उस पर आपको पब्लिक फंड अलाउ नहीं थे। अब क्योंकि अगर आप समझते हो कि चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस आपके हो गए हैं, हालात ऐसे बदल गए हैं, तो आप बजाय इसके कि बेनिफिट अप्लाई करो, आप उससे पहले अप्लाई करोगे टू द होम ऑफिस चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस अलाउड टू द पब्लिक फंड। अगर आपको वो अलाउ कर देते हैं तो बिल्कुल फिर आपके पास राइट है कि आप पब्लिक फ़ंड ले सकते हैं। लेकिन पब्लिक फ़ंड लेने से पहले आपको होम ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसका एप्लीकेशन देनी होगी। अब अपने तमाम जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा के जब अप्लाई करेंगे तो देयर इज़ अ गुड चांस कि जो बोला आपने कि हालात अगर अच्छे नहीं रहे तो वो इस बात को आजकल गवर्नमेंट काफ़ी पॉजिटिवली कंसिडर कर रही है। तो मेरी आपको एडवाइस है पहले आप एप्लीकेशन करें, अलाउ हो जाए तो बिल्कुल आप अपने बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हेलो जी आप लाइव हैं, सवाल क्या जी आपका? सर सवाल ये है कि मेरी वाइफ का इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। राइट। तो लाइफ इन यूके का वो टेस्ट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बस जोर लगाएं, ट्राई करें, बार बार ट्राई करें। अब क्योंकि लॉ के मुताबिक जो भी वीज़ा अप्लाई करेगा, एक्सटेंशन अप्लाई करेगा या इंडेफिनिट अप्लाई करेगा या नेशनलिटी अप्लाई करेगा, तो गवर्नमेंट ने ये बड़ा स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल बनाया है कि जो उस वक्त की रिक्वायर्ड इंग्लिश होगी वो आपको पास करनी पड़ते हैं। बहुत कम होता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ऐसे लोग हों जो मेंटली तौर पे ठीक नहीं हैं या उनकी मेमोरी शॉर्ट है, तो फिर वो डॉक्टर से लेटर लेके और वो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, या आप और वो कोई लाना करे किसी के साथ ऐसा हो, या वो किसी किस्म के ऐसे कोई डिसेबिलिटी अलाउंसेस ले रहे हों कि उनकी मेंटली तौर पे प्रॉब्लम है, तो फिर उनको एग्जाम्पशन मिलती है। अदरवाइज़ ये कहना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ या मुझे याद नहीं रहता या मेरे पास टाइम नहीं, पढ़ नहीं हो रहा या मुझसे पास नहीं हो रहा, तो उनके लिए एग्जाम्पशन अलाउ नहीं होगी। इसलिए कोशिश करें जितनी भी आप हार्ड वर्किंग कर सकते हैं, या अलग कोई आपको कोर्स करना पड़ता है या ऑनलाइन जाना पड़ता है, तो मिसेज को कहें कि प्लीज़ आप कोर्सेज अटेंड कर लें, कोई ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लें, किसी से असिस्टेंस ले लें, लेकिन ये पास करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ उनकी जो एक्सटेंशन या उनकी लीव या इंडेफिनिट उस पर फिर नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो सर जी। जी सर जी फरमाइए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, मैं ना जसवंत सिंह बोल रहा हूँ सर जी। जसपाल जी अपना सवाल किया जी। हाँ जी, मेरा सवाल हैगा जी, मेरे ना मतलब कि 2 बच्चे आ, एक गुड़िया ते एक बेटा वा। राइट। ते वो हाँ जी, वो इंडिया दे विच वा। वो मेरी वाइफ सी, उस नाल मेरा डिवोर्स हो गया
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ 2 ਬੱਚੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਦੂਜੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ 11-12 ਸਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਐਡਵਾਈਸ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਐਡਵਾਈਸ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਜੀ। ਜਸਪਾਲ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫਾਦਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਇਨਕਮ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1+2 ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 24,800 ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਲਡ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ 1 ਇਨਕਮ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫਾਦਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਡੀਐਨ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਨੰਬਰ 3, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈਫ ਐਕਸ-ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ 3, ਉਹਦਾ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ UK ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਔਨ ਟੋਪ ਆਫ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਵਾਈਫ ਆ, ਬੱਚਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਫੈਮਿਲੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੈਸ, ਬਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ UK 'ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫਾਦਰ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਥੇ आ सकन। ਤੁਹਾਨੂੰ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। ये क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये काफ़ी सारे केसेस में होता है, लेकिन इसमें जो सबसे बेसिकली जो रिक्वायरमेंट जो चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं क्या जो उनकी बच्चों की जो माँ है क्या वो अलाउ करती है, और उसके जो नॉलेज में है कि आप बच्चों को यहाँ पे लेके आना चाह रहे हो, क्योंकि वो भी उनकी बायोलॉजिकल मदर है। अगर उसकी कंसेंट है कि मैं मतलब लेट से कि उसने भी शादी कर ली है और वो कहती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो उसको अफोर्ड नहीं करता या मैं नहीं रख सकती अपने पास, और आपके जो फादर या मदर हैं वो भी काफ़ी ओल्ड हैं, लुक आफ्टर नहीं कर सकते, तो यस आपके पास राइट है कि आप उनको स्पॉन्सर करें एज़ फार एज़ आपकी जो रिक्वायरमेंट्स वो पूरी कर रहे हों, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाज़रीन, आपका और मेरा साथ जहाँ तक जिन्होंने कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया। हमेशा तमाम दोस्तों से 2 रिक्वेस्टें होती हैं कि जब आप कॉल करें तो टीवी बंद कर दें और फ़ोन पे बात करें, और दूसरा साथ साथ थैंक यू जो लोग हमें सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं और हमारे प्रोग्राम को लाइव होने के बाद भी देख सकते हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।